Good afternoon, friends. Myself, Dr. Sheetal, Medical Officer, Felix Hospital. वेलकम इन आवर फेसबुक लाइव। और आज हमारे साथ है फेलिक्स हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुमित शर्मा, having more than 10 years of experience in neurosurgeries, spine surgeries. Welcome, sir. Welcome in our Facebook Live. तो आज हम अपने फेसबुक लाइव पे बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक की। सर, नाम तो बहुत सुना, स्ट्रोक स्ट्रोक बहुत बोलने में आता है। ये ब्रेन स्ट्रोक सर में होता क्या है सर? जो बहुत ही इजी वर्ड्स में या इजी लैंग्वेज में हम ये जो कॉन्सेप्ट है ब्रेन स्ट्रोक का इसको समझेंगे। कोई भी ऐसी कंडीशन, कोई भी ऐसी वजह या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से ब्रेन का ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, और जिस पार्ट में सर्कुलेशन रुका है उसकी वजह से क्या सिम्टम दिखाई देने लगते हैं, बस इसी को ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। तो बहुत ही नॉर्मल उसमें आप ये समझ लो, बाय एनी मीन्स आपका ब्लड का फ्लो ब्रेन को जाना बंद हुआ फॉर पीरियड ऑफ टाइम, और वो जो कमी है वो वहीं बनी रह गई, किसी भी तरीके से पूरी नहीं हुई। उसकी वजह से जो भी सिम्टम आ रहे हैं आपको, वो ब्रेन स्ट्रोक है। सर, इससे क्या लक्षण आते हैं सामने पेशेंट? अच्छा देखो, अगर किसी भी तरीके से स्ट्रोक हुआ, या तो मैं थोड़ा सा पहले ब्रीफ करता हूँ कि जैसे स्ट्रोक है तो वो दो तरीके से होता है। यूजुअली जो हम कॉमनली स्ट्रोक की बात करते हैं वो इस्चेमिक स्ट्रोक होता है, जो मैं बता रहा हूँ कि ये खून की नस है, जो ये ब्लड वेसल है जो ब्रेन को सप्लाई कर रही है, इसके अंदर ब्लड बह रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं कोई क्लॉट आ गया और उसने ये ब्लड आगे जाने से रोक दिया। ऑलमोस्ट 86-87% केसेस में स्ट्रोक यही वाला होता है, इसे इस्चेमिक स्ट्रोक कहते हैं। इसकी वजह से जो सिम्टम आ सकते हैं वो आप ऊपर से नीचे तक अगर ध्यान दो पेशेंट पे तो आप समझ सकते हो। अगर पेशेंट का जो चेहरा है वो टेढ़ा होने लगता है, या फिर इसे फेशियल डेविएशन कहते हैं, फेशियल डेविएशन होने लगती है, या फिर उसको ऐसा लगता है कि मेरा चेहरा बहुत भारी हो गया है, बहुत सुन्न हो गया है, मेरे हाथ में बहुत सुन्न आ रहा है, या मेरा हाथ ठीक से पूरी आर्म काम नहीं कर रही है, मेरा एक साइड का हिस्सा काम नहीं कर रहा है, या मेरी आवाज़ जो है, या आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो बोल रहा है वो आप समझ नहीं पा रहे हैं, स्लर्ड स्पीच हो गई है। फेस को देख के, स्पीच को देख के, आपके उसके चलने का तरीका, हाथ पैर का काम करने का तरीका, या पेशेंट कंफ्यूज है, आपसे बात तो कर रहा है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा वो कह रहा है, या वो आपकी बात समझ नहीं पा रहा है, या उसके चलने में इम्बैलेंस है, या कभी कभी अनकॉन्शियसनेस भी हो सकती है। तो जो ये सिम्टम है, आवाज़ का चेंज होना, फेस का डेविएशन, और एक साइड का हाथ पैर का काम करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, जिनको देख के आप ये पहचान भी सकते हो कि इस पेशेंट को हो सकता है या आपको खुद किसी को स्ट्रोक आ रहा होगा। जो दूसरे टाइप का स्ट्रोक है जो कम कॉमन है, जो अराउंड 13% पॉपुलेशन मिलता है, उसे कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या है कि जो वेसल ब्लड लेके जा रही है ब्रेन के अंदर, वो रप्चर कर जाती है, फट जाती है, तो जो ब्लड का क्लॉट है वो निकल के जमा हो जाता है। उसमें मोस्टली एक साइड की वीकनेस या बेहोशी जैसी चीज मिलती है, क्योंकि बहुत सारा ब्लड एक साथ इकट्ठा हो जाता है। कई बार जो सिम्टम मैंने बताए इश्चेमिक स्ट्रोक के, वो भी इसमें मिल सकते हैं, और सीटी स्कैन करके हम इन्हें पहचान सकते हैं। सर, किन मरीजों को ज्यादा खतरा होता है ब्रेन स्ट्रोक होने का? नॉर्मल पॉपुलेशन में भी या किसी कंडीशन में भी, अगर हम नॉर्मल पॉपुलेशन और पेशेंट ऐसे बात करें, जैसे किसी बीमारी के पेशेंट, तो जो हार्ट कंडीशन के पेशेंट हैं, जैसे कि किसी भी तरह की हार्ट की बीमारी है, जैसे कुछ लोगों को एट्रियल एक कंडीशन है जिसे कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, बहुत इरेगुलरली उसमें हार्ट बीट करता है, और जो क्लॉट है वो टूट के हार्ट में से वेसल में चला जाता है, जो ब्लड वेसल है, और स्ट्रोक करा देता है। तो अगर पहले से आपको कोई हार्ट की कंडीशन है तो आप बहुत प्रोन हैं स्ट्रोक के लिए। अगर आपको कोई और कंडीशन नहीं है तो कुछ ऐसी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं जो स्ट्रोक को बढ़ा सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हाइपरटेंशन। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, आपको हाइपरटेंशन की बीमारी है, और आप अपनी दवाएं टाइम पे नहीं लेते हैं, तो बहुत संभावना है कि आपको आगे चल के स्ट्रोक हो सकता है। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर में, हाई ब्लड प्रेशर में क्या है कि आपकी आर्टरीज पे स्ट्रेन रहता है, और आपकी जो आर्टरीज हैं वो उतनी स्ट्रांग नहीं रहती हैं। मैं कुछ और कंडीशन भी बताऊंगा। सबका मिला के क्रक्स यही है कि जो आपकी आर्टरी की वॉल है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, आपकी जो वेसल की वॉल है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो हाइपरटेंशन एक हो गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है डायबिटीज़। अगर आपको ब्लड प्रेशर, आपको आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, और बहुत लंबे टाइम तक आपको डायबिटीज़ है, तो आप प्रोन हो जाते हैं स्ट्रोक के लिए।
इसी से मिलती हुई एक कंडीशन है हाई कोलेस्ट्रॉल, जो बहुत कॉमनली कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल हाई कोलेस्ट्रॉल। ये सब क्या करते हैं, जैसे यूजुअली क्या होता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट या शुगर का अमाउंट इम्बैलेंस है और कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बढ़ रहा है, तो जो वेसल है उसके अंदर फैट के डिपॉजिट आने लगते हैं और उसकी जो ल्यूमन का एक्चुअल साइज है वो कम होने लगता है। ये जो फैट के डिपॉजिट हैं इन्हें हम प्लाक्स कहते हैं और इस कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो जो हमारी नेक के थ्रू ब्रेन को सप्लाई करने वाली बड़ी वेसल्स हैं उनमें प्लाक इकट्ठा हो जाता है और जब वो प्लाक होते होते काफी नैरो कर देता है, तब किसी दिन कोई भी क्लॉट आके वहां फंसता है और अचानक से आपको स्ट्रोक के सिम्टम दिखने लगते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर, एबनॉर्मल ब्लड शुगर या अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल इनटेक, हाई अल्कोहल इनटेक, इन सारे पेशेंट्स को स्ट्रोक होने का चांस ज़्यादा रहता है। और ये एक लूप है, जैसे अभी मैंने कहा ओबेसिटी, तो ओबेसिटी सीधे स्ट्रोक नहीं कराएगी या ओबेसिटी आपको सीधे नहीं हो जाएगी। अगर आप इनएक्टिव हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपकी डाइट बहुत ख़राब है, तो ये लूप आपको लेके जाएगा ओबेसिटी की तरफ, फिर आपका ब्लड शुगर इम्बैलेंस होगा, आप हाइपरटेंशन की तरफ जाएंगे, फिर ये सारा एक कंग्लोमरेट बन के आपको स्ट्रोक की तरफ लेके जाता है। सो सर कभी ऐसा भी होता है कि किसी पेशेंट को स्ट्रोक आके चला भी जाता है और पेशेंट को मतलब उस बीच उस चीज़ का पता भी नहीं चलता। हाँ, एक्चुअली क्या है, इसे जो आपने अभी बोला उसे हम TIA कहते हैं, ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक कहते हैं। इनमें क्या है कि बहुत छोटा कोई क्लॉट आया और पेशेंट को सिम्टम आएगा, उसको सर दर्द हो सकता है, उसको हल्का चक्कर आ सकता है, उसको बहुत हल्का सा ब्रीफ ये लगेगा कि मेरा फेस थोड़ी देर के लिए टेढ़ा हुआ फिर ठीक हो गया, और उसे ये लगेगा कि मेरी एक साइड मुझे ऐसा लगा मैं ट्रिप कर जाऊंगा, गिर जाऊंगा, लेकिन वो संभल गया, 1-2 मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए हुआ, 30 सेकंड 40 सेकंड के लिए हुआ या मैक्सिमम 2 मिनट के लिए, और वो ठीक हो गया। इसे TIA कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये आपको ये बता रहा है कि आने वाले टाइम में आपको प्रॉपर जो स्ट्रोक है वो आ सकता है एंड यू नीड टू टेक केयर। आपको स्ट्रोक फैसिलिटी में या कहीं भी हॉस्पिटल में नियरेस्ट अपने न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, इनसे मिलना चाहिए जाके, एंड यू शुड आपको वो जांचें करा के रखनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो वेसल है वो नैरो हो रही है या कोई और कंडीशन है। तो ये एक पॉइंटर है कि आपको इसको मिस नहीं करना चाहिए। मतलब एक अलार्मिंग साइन है अलार्मिंग ये साइन है, कि यस, अब आपको डेफिनेटली, बिल्कुल सही। ओके सर, कोई आपकी साइड से आप कुछ ऐसा बता पाएं कि जो हमारे हर पेशेंट को घर पे रखना चाहिए एज अ फर्स्ट एड, बिकॉज वी नेवर नो कि कब किसको स्ट्रोक आए, एक्चुअली अगर आप जब तक हॉस्पिटल पहुंचे एक ट्रू patient। साइंस में पूछो तो स्ट्रोक के लिए फर्स्ट एड जो है वो कोई दवाई नहीं है। व्हेन आई से दवाई नहीं है, ऐसे तो अच्छा मैं इसको पार्ट्स में बताता हूँ। स्ट्रोक के लिए आप जो कर सकते हैं वो घर पे वही चीज़ें कर सकते हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे थे। आपका लाइफस्टाइल, आपका स्ट्रेस, आपका शुगर लेवल, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपकी एक्सरसाइज, आप इनको ही रेगुलराइज कर सकते हैं। अगर आपको कभी ऐसा लगता है आपको स्ट्रोक हो रहा है या आपके नियर बाय किसी को स्ट्रोक हो रहा है, तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि आपको उसको विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम 3-4 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल में पहुंचा देना है। दैट इज द ओनली थिंग दैट शुड बी डन, और कुछ नहीं। नहीं मतलब सर इन केस स्ट्रोक आया तो क्या ऐसी कोई मेडिकेशन खा के पेशेंट को घर से निकलना चाहिए? एस्पिरिन, आप एस्पिरिन दे सकते हैं उनको, लेकिन प्रॉब्लम ये है एस्पिरिन देने में कि जैसे स्ट्रोक के साइन आए, कई बार ये साइन हेमरेजिक स्ट्रोक का भी हो सकता है, तो आप थोड़ा कॉशन रहें। बहुत सारे लोग बिना आइडियली बिना CT स्कैन करे आपको एस्पिरिन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है तो अगर आप एस्पिरिन लेंगे तो हेमरेज की जो चांसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। सर तो क्या ये ब्रेन स्ट्रोक टोटली क्यूरेबल है? इसको 2-3 पार्ट में हम आंसर कर सकते हैं। स्ट्रोक हुआ और आप एक डिफाइंड जो टाइम पीरियड है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ डिफाइंड टाइम, वो 4 घंटे का टाइम है। अगर आप उस टाइम के अंदर हॉस्पिटल में हैं तो जो क्लॉट को घोलने वाली दवाइयाँ हैं, इंजेक्शन आते हैं, आपके जो इमरजेंसी की टीम है वो न्यूरोलॉजिस्ट से बात करके उन दवाइयों को दे के क्लॉट को रिजॉल्व कर सकती है, और बहुत सारे केसेस में कंप्लीट रिकवरी पेशेंट की हो जाती है। काफ़ी हाई परसेंटेज ऑफ केसेस में कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। अगर ऐसा नहीं भी हुआ है और आप लेट हो गए हैं तो भी आपको जो भी डॉक्टर दवाई देगा वो आप लीजिए, और अगर कोई रेजिडुअल पैरालिसिस है, जैसे बहुत सारे लोगों को रह जाती है,
फिर वहाँ पे रोल आता है एक्सरसाइज का, फिजियोथेरेपी का, जिसको हम बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं करते। आपको भले ही आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं नहीं जाएं, आपको उस पार्ट को कैसे भी करके मूव करना है। हैव टू डू लॉट्स ऑफ फिजियोथेरेपी। तो बहुत सारे केसेस कंप्लीटली क्यूरेबल हैं, बहुत सारे वेरी हाई परसेंटेजेस वेरी वेरी मैनेजेबल लोग फंक्शनल हो जाते हैं, काम करने लगते हैं। लेकिन यही बात है, टाइम इंपॉर्टेंट है। टाइम इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे आपको हार्ट अटैक आया, जिसे हार्ट का स्ट्रोक कह दीजिए, उसमें कंप्लीट रिकवरी है। आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद अगर स्टेंटिंग भी हो गई, 2 हफ्ते बाद आप यू कैन ज्वाइन योर वर्क। ब्रेन में क्या है, टाइम लॉस्ट इज ब्रेन लॉस्ट। अगर आपने टाइम लॉस किया, कोशिश करिए कि उस 2-3 घंटे 4 घंटे में आप कहीं दर्दों से दवाई लेने की बजाय ऐसी जगह, ऐसी फैसिलिटी पे पहुंचे जहां आपको थ्रोम्बोलाइज किया जा सकता है, वो इंजेक्शन दिया जा सकता है। तो हो सकता है कि ये जो फिजियोथेरेपी और ये जो 6 महीने साल भर की रिकवरी है, 2 साल की रिकवरी है, इसकी ज़रूरत है। सर वही मेरा पॉइंट है कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं, अगर ऐसा स्ट्रोक का पेशेंट है, बजाय इसके कि वो न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन को सर्च करे, दे शुड कम इन इमरजेंसी। यस, दे डेफिनेटली, किसी को सर्च नहीं करना है उसमें। आपको किसी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को सर्च नहीं करना मतलब दिस है इमरजेंसी आपको। प्रोसीजर ना। इट्स एन इमरजेंसी थिंग। आपको जल्दी से जल्दी, मैंने बार बार मैं बोल रहा हूँ, 4 घंटे 3 घंटे के अंदर अंदर आपको हॉस्पिटल इमरजेंसी में पहुंचना है। इमरजेंसी वाले ही ये थ्रोम्बोलाइज ये काम कर देते हैं, एंड दे आर इन टच विद द न्यूरोलॉजिस्ट। ऐसा जरूरी नहीं है कि न्यूरोलॉजिस्ट वहाँ आएंगे तभी थ्रोम्बोलिसिस होगी, क्योंकि टाइम इतनी देर में लूज हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहचाने और वहाँ जाएं। सर हमारे व्यूवर्स को आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे स्ट्रोक से बचने के, कुछ उपाय? देखिए, एक तो उपाय वही है, मैंने 2 बार बताई भी। आपको आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको वो रखना है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि अब बिकॉज ऑफ दी लाइफस्टाइल, आप इसे कुछ भी कह लीजिए, लाइफस्टाइल कह लीजिए, स्ट्रेस कह लीजिए, एक्सपेक्टेशंस कह लीजिए, आपकी अपनी वो कह लीजिए कि हमें ये करना है, या हमारा खुद से एक्सपेक्टेशन है, स्ट्रेस का लेवल कह लीजिए, that all leads to it all leads to a channel जो आपको लेके जाता है डिरेंज चीज़ों की तरफ। आपका ब्लड प्रेशर और आपका शुगर स्ट्रेस से रिलेटेड है, फ्लक्चुएट करने लगता है, आप उसकी तरफ जाते हैं। तो एक चीज़ तो ये करनी है कि आपको, हम सबको हैव टू हैव एन एक्सरसाइज रूटीन। आप हफ्ते में कम से कम 5 दिन एटलीस्ट आधा घंटा पौना घंटा एक्सरसाइज करिए, 30-40 मिनट्स एटलीस्ट 5 डेज ए वीक एक्सरसाइज करिए। अपनी डाइट को कंट्रोल रखिए। बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड, बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव वाला फूड मत खाइए। अगर आप डायबिटिक हाइपरटेंसिव हैं तो अपनी दवाइयों को रेगुलरली लीजिए। डायबिटीज़ और बीपी की दवाएं लेने से कभी किसी को कोई नुकसान नहीं होता। ये बहुत बड़ी फैलेसी, बहुत बड़ा भ्रम है सब लोगों को कि ये दवाएं हमें आजीवन लेनी है। थायराइड की दवा, बीपी की दवा और डायबिटीज़ की दवा, इन दवाओं से कभी किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। आप इन्हें लगातार ले सकते हैं और लेनी चाहिए। तो ये लाइफस्टाइल की बात है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, पहले क्या था, जो मीडियन एज थी स्ट्रोक के पेशेंट्स की, वो ऐसा था कि 57 या 60 साल की रेंज थी कि ये रेंज है जिसमें स्ट्रोक आता है। अब जो रेंज है वो शिफ्ट हो गई है, वो रेंज है 43 की। एवरेज जो है वो 42-43 है। तो मतलब अब आपको 35 से लेके और 45 के बीच सबसे ज़्यादा स्ट्रोक के पेशेंट मिलेंगे। और ये जो एज है इसमें स्ट्रोक, इसको 3 जनरेशन पैरालिसिस भी कहते हैं कुछ लोग। 3 जनरेशन पैरालिसिस का मतलब ये है कि बहुत सारी फैमिलीज में इंडिया में जो 35 से 45 के बीच है, दैट इज द सोल ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं जो और कुछ नहीं करते हैं, या कुछ लोगों की पेंशन है, कुछ की नहीं आती है, और आपकी अगली जनरेशन। अगर आप इस बीमारी का शिकार बनते हैं किसी भी तरीके से, तो आप पैरालाइज नहीं है, आपके साथ आपकी अगली जनरेशन और पिछली जनरेशन भी पैरालिसिस। दिस इज अ 3 जनरेशन पैरालिसिस। और तो जो हमारे हाथ में है वो हमारी लाइफस्टाइल है, हमारी दवाइयाँ हैं, और ये दवाइयाँ बहुत सेफ हैं। और कभी अगर आप कहीं हैं, आपकी फैमिली में, आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कुछ चीज़ें हैं, तो उन्होंने क्या किया, अथॉरिटीज़ ने, दे हैव मेड एन एक्रोनिम, उन्होंने एक ऐसे छोटा वो बना दिया, उसे फास्ट कहते हैं, FAST, फास्ट। तो फास्ट में आपको क्या याद रखना, F का मतलब है फेस। अगर आपको किसी का फेस एबनॉर्मल दिख रहा है, डेविएटेड दिख रहा है, वो कह रहा है बहुत भारी लग रहा है, सुन्न लग रहा है, या सेकंड इज आर्म, वो एक आर्म उठा ही नहीं पा रहा है, आपने कहा दोनों उठाइए, एक उठाई एक नहीं उठाई, मतलब एक साइड वीक हो गई है। S इज फॉर स्पीच, आप उसकी बात समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत स्लर्ड स्पीच है। तो इट्स टाइम टू T इज टाइम टू कॉल।
कि आप फ़ोन करिए अथॉरिटी को, हॉस्पिटल को, इमरजेंसी को कि भाई मेरे सामने एक ऐसा बंदा है, ऐसा पेशेंट है, इसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उन्होंने अब इसमें बी फास्ट कर दिया है इसको। सो फास्ट के पहले वो बी और ई लगाते हैं। बी इज़ फॉर बैलेंस। अगर वो चला लेकिन वो डगमगा रहा है, अपना बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहा है और उसकी आई में आपको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, वो खुद कह रहा है उसको दिखने में प्रॉब्लम आ रही है या आई बॉल्स एक तरफ ड्रिफ्ट कर रही हैं, तो ये साइन आप याद रख सकते हैं। दे आर वेरी इजी टू रिमेंबर, BEFAST, बी फास्ट। और आप किसी की भी हेल्प कर सकते हैं उस स्ट्रोक के पेशेंट को इमरजेंसी में पहुंचाने में, एंड यू कैन बी अ लाइफ चेंजर, लाइफ सेवर फॉर द पर्सन कि वो जाए अपना ट्रीटमेंट ले और वो ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच सर। तो देखा आपने कितने सिंपल तरीके से सर ने हमें समझाया कि ब्रेन स्ट्रोक है क्या, इसके क्या लक्षण हैं, किस वजह से होता है। जैसे कि सर ने पूरा स्ट्रेस किया फास्ट वर्ड पे, फास्ट के बारे में आपको समझाया कि फास्ट का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे सर ने कहा कि ड्रॉप हमारा एक साइड हम उठाने की कोशिश करते हैं आर्म, वो नीचे हम उठा नहीं पाते हैं, नीचे को गिर जाता है, राइट। जैसे सर ने कहा कि स्लरिंग ऑफ स्पीच, कोई जब बात कर रहा है, हम नॉर्मली बात करें, उसकी आवाज़ हमें समझ नहीं आएगी, तो एक साइड में पूरा पेन रहना या पूरे शरीर में सुन्न होना, इन सब चीज़ों के लिए अगर ऐसा कभी भी आपको कोई मरीज़ दिखता है तो प्लीज़ टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें। विदिन 3 to 4 आवर्स हॉस्पिटल पहुँचे। यहाँ वहाँ कहीं मेडिसिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका इलाज इमरजेंसी में ही होगा, इमरजेंसी प्रोसीजर ही होगा। प्लीज़ उस टाइम पे इमरजेंसी में आके एडमिट हो जाए। इसके अलावा जैसे इन्होंने बताया, अभी सर्दियों के टाइम चल रहा है, सर्दियों में कैसे पेशेंट्स को अपना ध्यान रखना चाहिए। ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए, नहाना भी है तो डायरेक्ट सर में पानी ना डालें, पैर से शुरू करें। कुछ जो सर ने आज हमें टिप्स बताए हैं, मैं आशा करती हूँ आप सब लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और अगर इसके अलावा आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखें, अपना नंबर साथ में लिखें। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके आंसर्स हम आपको कॉल करके दे पाएँ। थैंक यू सो मच।